हेलो स्टूडेंट, मैं हिमांशु मंसल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर समुच्चय सिद्धांत। क्लास 11 की मैं सारी वीडियो अपलोड करूंगा धीरे धीरे, और एक एक चैप्टर को हम बहुत बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समुच्चय सिद्धांत। बेसिकली ये वीडियो यूपी बोर्ड वालों के लिए है, सीबीएसई वालों के लिए नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बताते चलूंगा, हिंदी बताते चलूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं समुच्चय सिद्धांत। सेट थ्योरी। अब सेट क्या होता है? देखो, हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं सेट, हमने देखते भी हैं, किचन सेट, टेबल सेट, डिनर सेट, ज्योमेट्री बॉक्स का सेट। इसी तरह मैथमेटिक्स में कुछ सेट होते हैं। ये सेट नंबर पर डिफाइन किए जा सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उस पर डिफाइन किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं हम सेट। अब प्रॉपर तरीके से हम अगर सेट थ्योरी पढ़ें तो क्या होता है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत से पहले एक वर्ड आता है यहाँ पर सुपरिभाषित। सुपरिभाषित क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो वस्तु पूरी तरीके से डिफाइन हो, परिभाषित हो, अच्छी तरीके से परिभाषित हो, इसे बोला जाता है सुपरिभाषित। फॉर एग्जाम्पल, भारत के प्रथम 10 प्रधानमंत्रियों का संग्रह, ठीक है, या भारत के 10 प्रथम प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो ये 10 प्रथम प्रधानमंत्री ये काउंटेबल है, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं बहुत आसानी से कि 10 प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं, और बाकी में 10 ही हैं। ठीक है, अगर मैं 10 की बात कर रहा हूँ तो ये अपने आप में सुपरिभाषित है। मैं कहूँ प्रथम 3 अभाज्य संख्या का संग्रह, तो ये भी एक सुपरिभाषित है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कक्षा 9th के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का, बुद्धिमान स्टूडेंट का संग्रह, ठीक है, तो ये बुद्धिमान वर्ड जो है ये अपने आप में सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि एक के मुकाबले दूसरा बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान, कोई ज्यादा बुद्धिमान। ऐसे ही मैं कहूँ कक्षा 11 के सबसे लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय, तो लंबे अपने आप में क्या है, सुपरिभाषित नहीं है भाई, इसके मुकाबले ये लंबा और इसके मुकाबले ये लंबा। तो यहाँ पर क्या है, लंबे जो है वो सुपरिभाषित नहीं है। तो समुच्चय सिद्धांत की जो परिभाषा होती है वो यही होती है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह मतलब कलेक्शन, उन सभी चीजों का एक जगह इकट्ठा कर दो तो वो जो सेट बनता है उसी को हम बोलते हैं सेट, समुच्चय सिद्धांत। वस्तु यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, एनीबॉडी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है हमारा समुच्चय सिद्धांत। अब ये तो होगा समुच्चय सिद्धांत। अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें अवयव होते हैं, अवयव को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, अब वो देखते हैं। समुच्चय के जो अवयव है, पहले तो हम समुच्चय समझ लेते हैं कि इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। समुच्चय है प्रदर्शित, इसको प्रदर्शित किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, ABCD। ध्यान रखना, इसे कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा। ABCD, कुछ भी हो सकता है आपका Z तक। कभी ऐसा ना होगा कि स्मॉल लेटर से इसे डिनोट किया जाए, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। अच्छा, ये तो बात रही कैपिटल लेटर से। अगर हम स्मॉल लेटर की बात करें तो वो कहाँ पे हम यूज करेंगे, तो वो करेंगे इसके एलिमेंट, इसके जो अवयव होंगे उनको हम करेंगे सेट के एलिमेंट, यानी समुच्चय के अवयव। जैसे कि समुच्चय के अवयव को लिखने का एक तरीका होता है, समुच्चय के अवयव को लिखने का तरीका जो होता है, ए हमारा कोई समुच्चय है, ठीक है। जैसे मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय, जैसे हम कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय क्या होते हैं, स्वरों का समुच्चय, ठीक है। AEIOU, AEIOU। तो AEIOU को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, AEIOU, ठीक है। और इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। वो ब्रैकेट ना तो स्मॉल ब्रैकेट होता है, ना ही क्लोज ब्रैकेट होता है, ना ही छोटा ब्रैकेट, ना ही बड़ा ब्रैकेट। वो ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मझिला कोष्ठक, ठीक है। तो ये मझिला कोष्ठक, हालांकि इस मेथड को हम रोस्टर विधि बोलते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि सेट का जो पूरा सेट है उसे प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल लेटर से, और जो इसके अंदर अवयव आएंगे, ये एक अवयव है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ए का एक अवयव है, ठीक है। ऐसे ई ए का एक अवयव है, आई ए का
अवयव है। जरूरी नहीं कि एक कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूं, मैं इसे बी से भी कर सकता हूँ, सी से भी कर सकता हूँ, जेड किस से भी कर लो, लिंक करना क्या है, कैपिटल लेटर से ही करना है। ठीक है, अब ये तो बात रही कि समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अब ये है, अब हमारे सामने टॉपिक आता है कि अगर हमें एलिमेंट को दिखाना हो ए के अंदर तो उसको लिखने का क्या तरीका है। हम बार बार ये नहीं लिखेंगे कि ए का एक अवयव है, इसका एक शॉर्ट तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, एक साइन होता है, एक आपका यूनानी प्रतीक होता है। यूनानी प्रतीक, यूनान से लिया गया है ये प्रतीक, इसे बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। ठीक है, इंग्लिश में से बिलोंग्स टू बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है, अगर मुझे ई को ए के अंदर दिखाना है तो ई बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ई ए का अवयव है, ई ए का अवयव है, या ई ए का सदस्य है, या ई ए में है, कुछ भी कह लो। इसका मतलब ये होता है, किसी भी एलिमेंट को दिखाने के लिए हम ये सब ना लिखकर डायरेक्ट ये लिखेंगे, U बिलोंग्स टू ए, O बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हम पढ़ते भी से यही है, ये नहीं कि ए का एक अवयव है। सही दोनों अपनी जगह, लेकिन हम पढ़ते रियली में यही है। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो रूल कहता है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। जैसे कि एक उदाहरण है, ठीक है, ए एक सेट है जिसके अंदर सम संख्याएं मौजूद हैं 2 से लेकर 10 तक। अब हमें दिखाना है कि दो एलिमेंट अवयव दो जो है वो ए के अंदर है, तो कैसे शो करेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, ओके, 4 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि 2 ए के अंदर है, 4 भी ए के अंदर है, 6 भी ए के अंदर है, 8 भी ए के अंदर है और 10 भी ए के अंदर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 12 की, क्या 12 ए के अंदर है, नहीं है। ठीक है, साफ दिख रहा है आपको। इस बात को कैसे लिखे जी, अब 12 ए के अंदर नहीं है, इसको इस तरीके से काट दिया जाता है। ठीक है, 12 ए के अंदर नहीं है। आई बात समझ। चलो, तो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। देखो, 2 विधि बनाई गई है, रोस्टर विधि और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो पहले विधि हम पढ़ते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि वही है जो अभी मैंने आपको बताया। रोस्टर विधि में क्या होता है, सेट के अवयवों को मजला कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के स्मॉल लेटर के साथ प्रदर्शित किया जाता है। जरूर नहीं स्मॉल लेटर में, वो कोई नंबर भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, बस रोस्टर विधि ये कहती है कैपिटल मजला कोष्ठक के अंदर स्मॉल कॉमा लगाकर इन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे कि ए एक समुच्चय है, ए एक सम संख्या का समुच्चय है। ए एक सम संख्या का समुच्चय है। अब सम संख्या क्या होती है हमारी, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ए बराबर मजला कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा रोस्टर विधि में 2 4 6 8। ठीक है, अब इसने ये नहीं कहा कि हमें कहाँ तक लिखनी है, तो ये नहीं पता हमें कहाँ तक लिखनी है, कॉमा लगा के डैश डैश डैश, ये इसका रोस्टर विधि हो गई। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, बी 3 से 13 तक अभाज्य संख्या का समुच्चय है। बी 3 से लेकर 13 तक अभाज्य संख्या जितनी भी आएंगी उन सबका एक समुच्चय होगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, बी बराबर 3। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो किसी से नहीं करती, जैसे कि 5 7। ठीक है, 9 अभाज्य नहीं होती, 11 एंड 30। तो ये है हमारी रोस्टर विधि। इस विधि के अंदर, आई रिपीट, इस विधि के अंदर सेट के अवयवों को, सेट के एलिमेंट को मजला कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होगी रोस्टर विधि। ठीक है, इसका जो दूसरा मेथड है सूचीबद्ध मेथड, जैसे कि
सूचीबद्ध तरीका। सूचीबद्ध तरीके में क्या होता है, इसमें सेट के अवयवों को एक विशेष गुण द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब एक विशेष प्रॉपर्टी होगी, जो जो नंबर मतलब जो सेट के एलिमेंट होंगे वो इस स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर ए एक सेट है, हमारे पास रोस्टर फॉर्म है 2 4 6 8 10, इसको सूचीबद्ध तरीके से लिखना है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी जो इन सारे नंबर को फॉलो करे। तो कैसे करते हैं इसे, ए बराबर, इसका तरीका क्या होता है, एक्स, एक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सच दैट, मतलब एक्स इस प्रकार है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये क्या है, ये 2 के गुणक भी है, ये सम संख्या भी है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। x क्या है यहाँ पर, अगर मैं लिखूं कि x एक दो का गुणज है, x 2 का गुणज है, अच्छा 2 का गुणज है, 2 का गुणज तो 12 भी होता है, 14 भी होता है, पर हमने क्या लिखा है यहाँ 10 तक, तो हमें लिखना पड़ेगा x एक 2 का गुणज है जो कि 12 से छोटा है या 10 के बराबर है। ये होता है सूचीबद्ध तरीका। इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, कैसे, a बराबर x सच दैट, ठीक है, x एक इस प्रकार है। अब मैं लिखता हूं इसका ये तो मैं लिखा 2 का गुणज। अब इसी बात को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x बराबर, x एक नंबर है जो कि 2 का मल्टीपल, यानी देखो 2 में 1 की गुणा हो रही है, 2 में 2 की गुणा हो रही है, 2 में 3 की, 2 में 4 की, 2 में 5 की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉमन नंबर ले लूं, जैसे कि मान लो n ले लिया मैंने, स्मॉल n, स्मॉल n क्या है यहाँ पर, स्मॉल n मतलब है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 से कम है। n एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 से कम है। 6 से कम मतलब, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, x बराबर 2, n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी 1, 2 गुणा 1 बराबर 2, प्राकृतिक संख्या 2 भी होती है 4, 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 5 10, ये सारे एलिमेंट, सारे अवयव आ गए 2 4 6 8। मैंने लिखा है जो 6 से कम है, तो मैंने 5 ही लिया है, ठीक है, 6 नहीं लेना क्योंकि मैंने कह रखा है कि 6 से कम है। तो सूचीबद्ध कहती क्या है, सूचीबद्ध ये कहती है कि हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा दी जो इन सारे नंबर को फॉलो कर रही है, ठीक है, इनके सारे गुण यहाँ पे क्या हो रहे हैं, निर्दिष्ट हो रहे हैं, यहाँ पे अपने अंदर ये गुण रख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारी सूचीबद्ध तरीका। प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो प्रकृति की देन होती हैं, ठीक है, जो हमारी नेचुरल हैबिट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक चलती रहती हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से। प्राकृतिक संख्या का नोटेशन होता है N फॉर नेचुरल नंबर, इसलिए हम यहाँ पे N से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 1 2 3 4 5 6, और हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाता है, तो इसलिए n बराबर दिस। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का समुच्चय। देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसको किस से डिनोट किया जाता है, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे वहाँ सवाल में आपको डायरेक्ट ये नहीं देगा कि ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, वहाँ सवाल में आपको कहेगा कि x बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब कैपिटल N आपको जब तक पता नहीं होगा आप सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है होल नंबर, WHOLE, इसलिए यहाँ पर इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम जानते हैं होल नंबर क्या होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ये सब छोटी छोटी बातें बस यहाँ पर एक समुच्चय में प्रदर्शित कर दी गई हैं, वरना आपने ये सब पढ़े हुए हो।
आई, इसे आई से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, आई माने इंटीजर, या हम इसे जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। बहुत सी किताबों में आपको जेड मिलेगा, कुछ ऑथर्स जो होते हैं वो जेड को यूज़ करते हैं, कुछ ऑथर्स जो होते हैं वो आई को यूज़ करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मोस्टली आई को ही यूज़ किया गया है, ठीक है। मैंने अब दोनों बता दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पूर्णांक संख्या हो गई, अब होती हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या होती है, पी अपॉन क्यू, जहाँ पर क्यू कभी भी 0 नहीं होता। ये होते हैं हमारे परिमेय संख्या का समुच्चय। मैं स्टार्टिंग में एक बात बतानी भूल गया कि समुच्चय जो होता है उसमें जो समुच्चय के अवयव होते हैं वो समुच्चय के अवयव रिपीट नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि a बराबर, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण लेके बताऊं, 1 2 1 3 2 4, अब देखो इसमें 1 2 बार आ गया, ठीक है, 2 भी 2 बार आ गया। तो समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट हो रहा है तो हम उनको बस एक ही बार लिख देते हैं, जैसे कि इसे लिखेंगे हम 1 2 3 4। समुच्चय में कोई भी अवयव कभी भी रिपीट नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे अभ्यास 1.1, ठीक है। धन्यवाद।